इस पूरे मसले पर? मुझे नहीं लगता है कि जो अगले 4 हफ्ते में चाइना की तरफ से कोई एक्शन दिखेगा until हम्म, and unless हम्म, Trump drastically takes an action which हम्म, like really hurts China. मुझे राइट लगता मैम। है कि इस समय एक ये नेगोशिएटरी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, जैसे कि मैंने बोला कि समिट होने वाली है 14-15 मई को शी और ट्रम्प के बीच। तो ये दो बड़ी पोलैरिटीज हैं। इन पोलैरिटीज के बीच में हमें तो पता है कि ट्रेड वॉर हो रही है। जैसे ट्रम्प ने कुछ दिनों पहले भी चेतावनी दी थी कि वो चाइना को 50% और ट्रेड टैरिफ लगा देंगे अगर उसने ईरान को आर्म्स सेल किए। तो कहीं ना कहीं पे हमें लगता तो है कि ट्रम्प एक रैंडमली काम करने वाले इंसान है, पर एक्चुअली केओस में भी एक डिजाइन होता है। तो अगर मेरे अनुसार अगर आप ट्रम्प की लीडरशिप को पढ़े तो देयर इज हिज डिजाइन इज इन chaos and he operates through it. Now that doesn't mean that the chaos has no design. So अगर आप इसको you study it vis-a-vis China, then you will understand कि जितनी भी चाइना और यूएस के बीच में नेगोशिएशंस हुई हैं वो ऐसे ही पुल और पुश के थ्रू हुई हैं। हम्म, देयर इज अ प्रेशर टैक्टिक्स फ्रॉम बोथ साइड्स, राइट? तो अब जैसे ईवी इंडस्ट्री के बारे में आप लोग बात कर रहे थे कि हाँ अभी जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया है उसके कारण चाइना जो है वो बहुत ज्यादा चाइना पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, वो एक एक मुद्दा है। पर चाइना ने भी तो पिछले कुछ सालों से बहुत सारी चीजें की हैं। चाइना ने भी तो अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे लिमिटेशंस लगा दी हैं उनके एक्सपोर्ट पे। तो उसके कारण भी तो ईवी इंडस्ट्री जो है, अल्टरनेट एनर्जी इंडस्ट्री जो है, वो उसकी सप्लाई चेन बहुत इम्पैक्ट हुई है। तो आई थिंक एक लार्जर पिक्चर को अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि एक तरह की नेगोशिएशन हो रही है। और इकोनॉमिक फ्रंट जो है, द इकोनॉमिक वॉर इज बेसिकली एट द क्रक्स ऑफ दिस एंटायर थिंग दैट इज हैपनिंग, जो कि जिसमें आपको ईरान इज वन एलिमेंट ऑफ इट। सो समवेयर अगर हमें लगता है कि हाँ भाई पाकिस्तान कहाँ से सडनली टपक पड़ा एंड व्हाई पाकिस्तान इज मीडिएटिंग, then somewhere Pakistan is also gaining out of it. What is Pakistan gaining out of it? अब जैसे पहले राउंड के टॉक्स हुए हैं तो पहले राउंड के टॉक्स को बता दिया गया कि हाँ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। पर अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स को बारीकी से स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि ना ही ईरान ने ये बोला कि अगले सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस नहीं होंगे। और अगर आप जेडी वेंस की स्टेटमेंट्स को भी देखें तो उन्होंने भी बोला कि मैं डिटेल में किसी भी बात पे नहीं जाऊंगा क्योंकि जो प्राइवेट में नेगोशिएशंस हुई है मैं उसे पब्लिक में नहीं करना चाहता। और आप उसी को अगर कल की जो ट्रम्प की स्टेटमेंट्स आई हैं, जो उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट को और फिर एबीसी को उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए हैं, और उन्होंने बोला है कि 2 दिन में सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं पे बैक एंड चैनल्स में भी तो कुछ हो रहा है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि बैक एंड चैनल में चाइना इन्वॉल्व नहीं है। अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो आप ये नहीं बोल सकते कि चाइना इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ईरान में ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बट इंटायर ईरान में चाइना के स्टेक सबसे ज्यादा हैं। बिकॉज चाइना का जो बीआरआई प्रोजेक्ट है ईरान में, दैट इज वर्थ $400 बिलियन फॉर 25 years ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सो चाइना जो ईरान में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रिएटेड बाय चाइना। तो ऑब्वियसली चाइना कहीं पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। पर अगर चाइना खुल के इसमें आता है तो ऑब्वियसली ट्रम्प ट्रम्प जो उनके खिलाफ ट्रेड टैरिफ अप्लाई करते हैं वो और इंटेंसिफाई कर देंगे। वो ट्रम्प का एक टूल है। तो इसीलिए कहीं पे बैक चैनल्स में बहुत सारी इंटरेक्शंस हो रही हैं, बैक चैनल में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, बैक चैनल में बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी हो रही है। और अब ये देखना है कि अगले 2 दिन में जो टॉक्स होती हैं उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, क्योंकि एबीसी को ट्रम्प ने बोला है कल की जी मैम। शायद थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर ट्रम्प जो हैं, जो कि रैंडमली सीमिंगली रैंडमली इतना स्टेटमेंट्स देते हैं, अगर वो इतनी क्लैरिटी से मंडे को 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स उन्होंने दी है तो इसका मतलब हम्म, कि कुछ हो रहा है पीछे से। ऑल राइट मैम। तो मुझे तो ये लगता है कि चाइना इस पूरी चीज में पूरी तरह इन्वॉल्व है पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान इज द फ्रंट चैनल बट चाइना इज द बैक चैनल। राइट मैम, प्लीज पॉइंट टेकन। जनरल साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल बात है विनस मैम भी जो बता रही हैं, लेकिन उससे इतर एक एंगल मैं समझना चाह रहा हूँ कि अब जो चाइना की घेरेबंदी है वो एक अलग तरीके से अमेरिका कर रहा है। उसको पता है कि सीधे टकराव का रास्ता अख्तियार नहीं किया जा सकता, सीधे जंग नहीं हो सकती।
तो अगर स्ट्रैटेजिक टाइप्स की बात देखें, स्ट्रैटेजिक तरीके से आप देखें, तो ऐसा लगता है कि अमेरिका एक अलग तरीके से चाइना को घेरने की कोशिश कर रहा है। आप उन पर टैरिफ लगाने की बात करते हैं, आप उसके आसपास के जो देश हैं उनसे आप सामरिक समझौते कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी एक्सेस बढ़ा रहे हैं। अब इंडोनेशिया में भी अमेरिकी फौजी अड्डा बनने जा रहा है बहुत जल्दी। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं जनरल साहब? is Venus is not only a good journalist, she's also a good diplomat. Because जिस तरीके से एक बैलेंस्ड आर्गुमेंट दिया है, इसको मैं उसको थोड़ा आगे लेके जाता हूँ और मैं let us try to understand this more deeply. राइट सर। पहले तो समिट है इस 15 मई को, वो ट्रम्प के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, आई टेल यू। 78%, and these are statistics from a US study group. 78% of components जो आपके मिसाइल्स, आपके रॉकेट्स, आपके एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर, वेपन सिस्टम्स चाइना से आते हैं in terms of rare earth material and in terms of semiconductors और आपके मैग्नेट्स। और जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाया है चाइना के अगेंस्ट, चाइना हैज क्लोज द फ्लो ऑफ द टैप और इसको रिड्यूस द फ्लो ऑफ द टैप। और उसकी वजह से अमेरिका की जो डिफेंस इंडस्ट्री है जी, वो बहुत बैडली इंपैक्टेड है। दूसरा, आज अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि जहां पर भी अमेरिका ने अपने रिजर्व रखे हुए थे, एमुनिशन के, उसके रॉकेट्स के, उसके मिसाइल्स के, ये 40 दिन की लड़ाई में, मैं इसलिए 40 दिन बोल रहा हूं क्योंकि 7 दिन का भी सीजफायर चल रहा है। 40 दिन की लड़ाई में काफी कुछ अमेरिका का इसमें खर्च हुआ है। और जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि इन 40 days अमेरिका हैज स्पेंट ऑलमोस्ट $150 billion वर्थ ऑफ आपका एमुनिशन और हथियार और उसके एयरक्राफ्ट लॉसेस। और एक ओपन सोर्स तो ये भी बताता है अमेरिका हैज लॉस्ट क्लोज टू 30 एयरक्राफ्ट इन दिस वॉर। तो अगर हम एक मॉडरेशन भी लें तो 10-15 तो है ही लॉसेस। तो जब हम इस चीज को अपना देखते हैं, आगे इसके बारे में सोचते हैं, तो अमेरिका इज ट्राइंग टू प्रेशराइज चाइना नाउ टू कम टू अ डील एज फार एज द रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर कंसर्न, बिकॉज वो इसको अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा, अमेरिका के लिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा, जैसे कि अभी ये जो आपकी टॉक्स हो रही, अब अमेरिका भी जानता है कि चाइना इज बिहाइंड ऑल दिस, बिकॉज पाकिस्तान हर एक जो स्टेप है वो चाइना से डिस्कस करता है। और चाइना की स्टेक्स बहुत हाई है, इसको वीनस ने भी इसको हाईलाइट किया है कि बिकॉज स्टेक्स आर वेरी वेरी हाई। तो इसीलिए एक नैरेटिव बन रहा है अभी ट्रंप की तरफ से। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है, ये जो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स होंगी, आप देखना इस चीज को, ट्रंप यूएस हैज बॉट टाइम। और टाइम इसको किस लिए अपना खरीदा है? बिकॉज ऑफ लेबनन। बिकॉज इसको, इफ यू रिमेंबर, इस टॉक के स्टार्ट होने से पहले 2 दिन पहले नेतन्याहू एंड ट्रंप हैड अ कॉन्वर्सेशन, एंड इसको ईरान की एक प्री कंडीशन थी टॉक्स की, दैट सीज फायर इन लेबनन। और जिस हिसाब से एक आर्मर्ड डिवीजन, एक इन्फेंट्री डिवीजन, कपल ऑफ इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड्स आपकी उसको घुस गई है लेबनन में, और वो इतना इसको मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन करिए। लास्ट 3 दिन की लड़ाई, अगर आप उस एरिया को फॉलो, एक्चुअली हम लोग इसको ईरान पे सेंट्रिक हो जाते हैं, लेबनन में हम अपना फोकस नहीं लगाते कि वहां क्या हो रहा है। वहां पे 3000 से ज्यादा लोग मारे गए, और सारे जितने भी वहां पे गांव है, इट हैज बीन रेज्ड टू द ग्राउंड। और जितने भी रेफ्यूजीज है वहां पे, दे हैव नॉट बीन अलाउड टू गो बैक। और उनको उसको बोला गया है कि जब तक लड़ाई नहीं खत्म होती हम आपको वापस नहीं भेजेंगे। राइट तो ये सर। साउथ लेबनन की जो आपकी कहानी है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये जो टॉक्स होगी, दे आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल एंड दैट विल एंड द वॉर, बिकॉज ट्रंप इज वेरी वेरी डेस्परेट टू गो बैक। ठीक है रवि सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कोल्ड वॉर का एरा तो आपको याद होगा, और मैंने तो सिर्फ पढ़ा ही है उसके बारे में।
क्या फिर से एक नया कोल्ड वॉर का एरा शुरू होने जा रहा है? क्योंकि अमेरिका बहुत डेस्परेट दिखाई दे रहा है। आपकी खुद की इकोनॉमी के बारे में आपको चिंता नहीं हो रही है, आप दूसरी की इकोनॉमी को छोटा या बड़ा करने की बात करते हैं, आप दूसरे देश का भला करने की बात करते हैं, आप दूसरे देश की पॉलिटिकल रिजीम को चेंज कर कर वहां एक बेहतर चीज बनाने की कोशिश करते हैं। लीबिया, सीरिया, वियतनाम, ये सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे कि आपने वहां कितना अच्छा कर दिया। अब फिर से आप अलग अलग मुख्तलिफ देशों में एंट्री करना चाहते हैं, वहाँ के पॉलिटिकल रिजीम को, वहाँ के स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है, या अमेरिका डिक्टेट करना चाहता है? हर मुल्क तो पाकिस्तान नहीं बन जाएगा ना रवि जी। देखिए, जो मेरा जो एक बड़ा क्लियर स्टेक है कि अमेरिका की एक स्ट्रैटेजी रही है, जब भी दुनिया ने पेट्रो डॉलर से डिटैच करने की कोशिश की है या कोई अटेम्प्ट्स किए हैं, चाहे वो लिबिया हो, चाहे वो कोई और, चाहे पुराना चले जाए, तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई वॉर जो है मिडल ईस्ट में शुरू हो जाती है। आपने इराक को भी देखा है कि पहले बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, उसके बाद फिर इराक को भी सेम थिंग, लिबिया में भी आपने क्लियरली देखा है। तो आई थिंक इश्यू जो है यहाँ पे सबसे बड़ा जो डैमिंग जो अमेरिका के लिए और जो थ्रेट अमेरिका को लगता है कि वो पैक्स अमेरिकाना सिस्टम जो है, जो आपने बोला कोल्ड वॉर, और पैक्स अमेरिकाना जो पीस अमेरिका ने गारंटी की थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो जी। एक तरीके से वो जो सिस्टम है वो अब वो टूट रहा है, बल्कि टूट गया है। सो आई थिंक देयर द इशू बिकम्स कि विल अमेरिका